Good morning, all of you, and welcome again to our Zoom class Bacha Party. Today, we will start some numericals that are basically from IIT JEE last year क्वेश्चन बैंक. मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक से उठाया है जेई का न्यूमेरिकल, जिसपे हम लास्ट टाइम भी वर्क कर रहे थे. आज फिर से हम उस पर वर्क करते हैं, ठीक है. और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे साथ साथ, और साथ साथ हम उन न्यूमेरिकल के साथ भी डील करेंगे. तो बच्चों, आज हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारी क्लास का, वो न्यूमेरिकल आपके सामने है, देख लीजिए. दिस इज द न्यूमेरिकल. ये है आपके पास न्यूमेरिकल, आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल. इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on earth's surface would decrease, remain unchanged, increase or be zero. आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं. मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी बच्चे कर देंगे मेरे को. हाँ जी, इसका आंसर सभी बच्चे कर सकते हैं मेरे ख्याल से बहुत आसानी से. हाँ जी, मेरे पास आंसर भी आने लग गए इनके. अभी नहीं वही बच्चे. इंक्रीज. अच्छा, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज मत मत भेजो बेटा. मेरे को व्हाट्सएप मत करो. हरमन बुल्लर, देखो बच्चों, ये जो बिना काम की आप हरकतें कर रहे हो, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा बच्चों. हाँ जी, हमारे पास अमनप्रीत का मैसेज आ गया. हरमनप्रीत सिंह इंक्रीज, मे बी. सहज कौर इंक्रीज, जसलीन इंक्रीज. इंक्रीज के बहुत मैसेज आए हैं भाई, बताओ. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनना चाहिए बताओ. आपको पता है ना बच्चों कि एक चीज जो आप पढ़ के आए हो अभी अभी, वो बात थी आपके पास, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर. यही बात थी. यानी कि जी वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर की पावर 2 के. जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है. यानी कि जी विल डिक्रीज, जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इफ आर विल इंक्रीज. अगर आर इंक्रीज किया तो जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है. तो हमने यहां पे क्या लिखा कि if the radius of earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same,
the acceleration due to gravity on the earth surface would be, इसके अकॉर्डिंग आप देख लो आपके पास आंसर क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बना दो, आपका रिजल्ट फिर वो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। देख लो भाई बच्चों, आपके पास क्या आना चाहिए उसका आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास the magnitude of gravitational field at a distance r1 and r2 from the center of a uniform sphere of radius r, capital R, and mass capital M are f1 and f2 respectively. Then हमें ये 4 कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। देखो बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल के साथ जब आप डील करते हो तो आपको कुछ एक बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। भाई मान लीजिए कि आप डील कर रहे हैं, आपका जो आर है, आर जो डिस्टेंस आपने लिया है स्मॉल आर, अगर वो लेस देन इक्वल टू है कैपिटल आर के, लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो आपके पास फोर्स की जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू रहती है क्या, जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर की क्यूब इनटू स्मॉल आर के बराबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के, ठीक है ना भाई, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि अगर मैं कहूं कि F1 अपॉन F2 मेरे को निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मान लो हम कोई भी स्फीयर ले रहे हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है मेरे पास, ठीक है। और इस स्फीयर का मान लो कि ये रेडियस है कैपिटल आर के बराबर, ठीक है ना जी, कैपिटल आर के बराबर मेरे पास उसका रेडियस है, ये उसका सेंटर हो गया जी, ठीक है ना, और कैपिटल आर उसका रेडियस हो गया। अगर तो आप अंदर चल रहे हो, अंदर ही अंदर चल रहे हो भाई, अंदर आपके पास कोई भी डिस्टेंस है, मान लो आपने डिस्टेंस लिया है ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का स्मॉल आर, अगर आप अंदर चल रहे हो ना तो फिर ये सिचुएशन आपकी एप्लीकेबल होगी, ये सिचुएशन आपकी एप्लीकेबल होगी। कल भी हमने अपनी एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताया था कि किस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो आपके पास अच्छा आंसर भी आ गया मेरे पास, चलो बहुत बढ़िया, खुशदीप का और अमरवीर का और मान्या का बी आया है आंसर। अच्छा चलो देखते हैं, लेट अस चेक। देखो भाई बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप स्फीयर के अंदर चल रहे हो ना तो वहां पे एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर के, क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटर से ऊपर की तरफ आओगे एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ, सरफेस से अगर आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो जी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात 100% श्योर है, ठीक है ना। इसी बात को फॉलो करना और हमेशा याद रखना कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस के। तो फोर्स चाहिए आपको, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए F अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, R के, ये भी R के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना बच्चों, ये भी R के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपनी बात में, ठीक है। बाहुल प्रीत, चलो अब देखो बच्चों, अब आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं अपनी बात को। हमने क्या कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m are f1 एंड f2, देन f1 अपॉन f2, तो ये आ गया आपके पास, ये कंडीशन आ गई, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 अपॉन R2,
फॉर R1 आपका लेस देन कैपिटल R है एंड R2 भी आपका लेस देन कैपिटल R है, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन रेसिप्रोकल हो जाए, उल्टी हो जाए, इस बात की जो बात अब हम कर रहे हैं उससे उल्टी हो जाए, तो हमारी कंडीशंस कैसी रहेंगी फिर? अगर हमारा R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R आ जाए, ठीक है, तो आपके पास F इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता है, GM डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे एक मास और भी होगा, ठीक है, सॉरी, GM अपॉन R स्क्वायर ही बनेगा आपके पास, ठीक है, GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए यहां से GM अपॉन R स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि F किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये R आपका ग्रेटर आ गया, यानी कि आप इससे बाहर निकल के काम कर रहे हो भाई, मान लो अब आपके पास यही स्फीयर है, ठीक है ना, यही स्फीयर है, ये यहाँ यहाँ ड्रॉ कर रखा है आपने, ठीक है ना, और आप इससे बाहर निकल रहे हो, मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, और यहाँ पे आगे आप किसी पॉइंट पे काम कर रहे हो। अब इसका जो डिस्टेंस है आपने सेंटर से R लिया है, जो किसके बराबर है, R कैपिटल R प्लस H के बराबर है, ये H है भाई, तो आपका ये रेडियस है, तो स्मॉल r किसके बराबर हुआ, R प्लस H के बराबर हुआ, यानी कि यहाँ पे स्मॉल r जो है वो ग्रेटर है इससे, कैपिटल R से। अगर ये सिचुएशन है तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा R स्क्वायर के, ये बात आप सभी को पता है। इसका मतलब है यहाँ पे अब F1 अपॉन F2 आपका क्या रहेगा, R2 का पावर 2 डिवाइड बाय R1 का पावर 2, R1 का पावर 2, यहाँ पे R1 भी बड़ा है R से और R2 भी बड़ा है किससे, कैपिटल R से। तो ये सिचुएशन आपकी एप्लीकेबल होंगी। अब आप मैच करके देख लो और बता दो मेरे को इनमें से आंसर कौन सा होगा। देखो बच्चों, अब तक मैंने जो बहुत ही अच्छी चीज पढ़ी है ना, वो ये पढ़ी है कि इनसाइड जब आप जाओगे, इनसाइड में आपका F जो रहेगा वो डार्कली प्रोपोर्शनल रहेगा R के, और आउटसाइड अगर आप चले जाते हो तो आउटसाइड में F डार्कली प्रोपोर्शनल रहता है 1 अपॉन R स्क्वायर के। यही वो बात है जो इस न्यूमेरिकल को बना रही है बस। तो अब आप मेरे को बताओ कि कितने बच्चों को ये मेरी बात समझ में आई और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर भी किया होगा, बताओ भाई। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि क्लियर सर, ऑप्शन ए अमरवीर, ओके बहुत बढ़िया भाई अमरवीर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बेटा आपकी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ता है अमरवीर। ईशान, वेरी गुड। ईशान तू लेट क्यों हो गया, तुझे सबसे पहले बताना चाहिए मुझे, हैं? ईशान, अमरवीर, पाहुल कहाँ है आज, पाहुल प्रीत कहाँ है, पाहुल प्रीत बोल ही नहीं रही है या नहीं है? रोमिका, रोमिका भी बहुत अच्छा पढ़ती है। पाहुल प्रीत कहाँ है, क्या पाहुल प्रीत बैठी है ग्रुप में? मनिंदर सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सैज, पाहुल, समझ में आया कि नहीं आया पाहुल प्रीत, बोल ले क्यों नहीं बेटा आज? अंशिका, जसलीन, नवदीप सिंह, क्लियर है सर? सर कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। परबलीन कौर, क्लियर है सर? क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हरलीन कौर, अंडरस्टूड, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको अब आपके मैं चैट बंद कर रहा हूं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है वो एक ही कॉन्सेप्ट है। वो एक कॉन्सेप्ट क्या है भाई, मान लो आप है ना, मैं एक बड़ा सा स्फीयर बनाता हूँ, ये देखो ये बड़ा सा स्फीयर हो गया, ठीक है, और ये इसका हो गया रेडियस, ठीक है ना, ये यहां तक लेके आता हूं इसको, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अच्छा, अब देखो भाई बच्चों, अगर तो आप लोग काम कर रहे हो इसके सेंटर पे, और इसके सेंटर से ना कुछ डिस्टेंस ऊपर आ रहे हो, ठीक है भाई, मान लो कि ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका एक्चुअल रेडियस है R, और ये सेंट्रल पॉइंट O मान लो, और इसके सरफेस वाला पॉइंट मान लो A,
और इससे बाहर कहीं भी जाओगे, मान लो किसी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो भी पॉइंट है, इसके इनसाइड, इसके अंदर ही अंदर आप ये बात याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे सारा का सारा मास भी कंसंट्रेट है ओ पे, तो दिस इज ओ, यहाँ पे सारा मास कंसंट्रेट है। जैसे जैसे इससे दूर जाओगे जी की वैल्यू बढ़ेगी, कब तक, जब तक कि आप सरफेस पे ना आ जाओ। जैसे ही आप सरफेस पे आ गए और सरफेस से बाहर निकल के आप बात करोगे तो जी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगा किसके, डिस्टेंस के पावर 2 के। बस यही है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों, बस यही है ये कॉन्सेप्ट। हाँ, वैल्यूज मैंने आपको बताई थी, वो वैल्यू मैंने आपको बताई थी किसके बराबर थी आपकी वैल्यूज, मैंने एक वैल्यू लिखी थी जी एम अपॉन आर की क्यूब और इनटू आर, ये इनसाइड वाली वैल्यू थी, और आउटसाइड वाली वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी वो वैल्यू थी आपके पास F इज इक्वल टू जी एम बाय आर की पावर 2। ये आउटसाइड के लिए वैल्यू थी और ये इनसाइड के लिए वैल्यू थी। बस इतना सा ही बात है इस कॉन्सेप्ट में जो आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, इसको मैं करने वाला हूं क्लियर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसा है, चलो उसके साथ डील करके देखते हैं, वो कितना डिफिकल्ट रहेगा कितना इजी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ चुका है, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आते ही मैंने इसको देखा, और देखते ही मुझे पता चला कि यार ये तो क्या बात कर रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ should be in order to make the effective acceleration due to gravity at equator equal to 0। अब भाई पहले बात तो मेरे को इक्वेटर पे मेरे को पता है कि एंगल ऑफ लैटिट्यूड है ना 0 होता है, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया है और ये क्या कहना चाहता है हमें। भाई मान लो हमारे पास ये अर्थ हम मान लेते हैं, अर्थ वैसे ऐसी नहीं होती अर्थ, ठीक है, परफेक्ट स्फीयर नहीं होती अर्थ कभी भी, ठीक है। उसकी जो शेप है वो एलिप्टिकल शेप रहती है, आप सभी को पता है इस बात का, ठीक है। लेकिन हम भाई परफेक्ट स्फीयर मान रहे हैं उसको, केवल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, बस हमारे अपने खुद के लालच में हम ये काम कर रहे हैं। ये अर्थ का सेंटर है ओ, जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट है। ये पी पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे, और OP इज इक्वल टू आर है, और आर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू भी सभी बच्चों को आई थिंक पता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब देखो भाई यहाँ पे एक लैटिट्यूड वर्ड आया था, एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, इस बात को सीखना हमारे लिए जरूरी भी है, ठीक है। क्वेश्चन को हम एक बार हरमनप्रीत बाद में समझते हैं, पहले हम इसकी जो बातें हैं उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है हरमन, इनकी बातों को पढ़ते हैं फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। इसने हमसे क्या पूछा है पता है आपको, ये हमसे वो एंगुलर वेलोसिटी पूछना चाहता है, रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी पूछना चाहता है हमसे, ठीक है। पहले इससे जुड़ी हुई सारी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। पहले सारी बातें पढ़ लो इससे जुड़ी हुई। ये हमारे पास अर्थ जिसको मैंने स्फीयर माना। अब मान लो कि किसी पोजीशन पे मैं यहाँ पे बैठा हूं, किसी भी पोजीशन पे P से मान लो मैं Q पे गया। अब Q पोजीशन को अगर मैं सेंटर से जोड़ दूं तो ये किसके बराबर है, एक्चुअल में ये रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर ही है, हाँ जी। और ये जो OQ लाइन है, ये OQ लाइन इक्वेटर के साथ कितना एंगल बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इसे बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे जो लैम्डा है वो लैम्डा जो है एंगल ऑफ लैटिट्यूड है बच्चों। अब हमने इसका सहारा कहां पे लिया था,
इस चीज का आपको दिख रहा है ना कि इक्वेटर के साथ एंगल बनता है, उसको एंगल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी कि लैम्डा आपका 0 होगा कहां पे, एट इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 होगा और एंगल ऑफ लैटिट्यूड आपका 90 डिग्री होगा कहां पे, एट पोल्स। पोल्स पे उसकी वैल्यू रहेगी 90 डिग्री और इक्वेटर पे रहेगा क्या, 0। अब इसकी स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से पढ़ो। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ शुड बी कितनी होनी चाहिए, in order to make the effective acceleration due to gravity at equator equal to 0। यानी कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन की क्या बात है, जी डैश की बात कर रहा है ये, इफेक्टिव एक्सेलरेशन तो वही था। तो जी डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये कह रहा है 0 होनी चाहिए। और 0 करने के लिए क्या, एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या बननी चाहिए। तो बात करते हैं अब उस कॉन्सेप्ट की जिस कॉन्सेप्ट में हमने वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन पढ़ा था। आप सभी बच्चों को याद होगा मेरे ख्याल से वो आर्टिकल। ठीक है, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आपको याद है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं उस चीज को और देखते हैं कि वो क्या कहता था। ये देखो बच्चों, ये आप मानो अर्थ, ठीक है जी, आप ड्राइंग पेंटिंग कर लेते हैं पूरी। ठीक है, ये है जी अर्थ का रेडियस, ठीक है जी, हाँ जी। और यहाँ पे ये आपका मान लो इक्वेटर भी मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, इक्वेटर इक्वेटर ड्रॉ ही कर लो पहले, बाद में कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, और ये आप पोल, ये आपके पास है पोल। ठीक है जी, ये आपका पोल हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया। मतलब जहां पे ईस्ट वेस्ट लिखा जाता है वो आपका बन जाता है इक्वेटर, मतलब ये आपका है इक्वेटर और ये है आपका पोल। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि किसी पोजीशन P पे हमारा ऑब्जेक्ट बैठा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, इसकी पोजीशन है P और ये है भाई सेंटर ऑफ अर्थ O, जहां सारा का सारा मास कंसंट्रेट है, दैट मास इज कैपिटल M एंड कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या कहा था, अब हमने कहा था कि ये अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट भी बेचारा रोटेशन में तो जानबूझ के आ गया, ये तो वैसे ही बलि का बकरा बन गया है ना। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, अगर ये भी रोटेट कर रहा है तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये वाली होनी चाहिए, ये, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसको अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये मेरा यहां से बनाता हूं, इसके अबाउट मतलब ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। ये दोबारा से सही नहीं बना, हम किसी अदर कलर से बनाते हैं इसको। ये देखो, ये बन गया उसका सर्कुलर पाथ जिसमें वो रोटेट कर रहा है। ठीक है ना भाई। अब उसका जो रेडियस है, यहां से उसका जो पोजीशन है, उसकी पोजीशन को मैं यहां से मिलाता हूं। ये देखो बच्चों, ये उसकी पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हुआ उसका, और पोजीशन वेक्टर होता है ये भी आपका r के बराबर है। और अब देखो अच्छी अच्छी बातें कि इसकी पोजीशन को सेंटर से मिलाया तो ये एंगल कितना बनेगा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड के बराबर बनेगा। ठीक है, इसका मास m है, ये r रेडियस वाले सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर, तो ये बन गया आपके पास एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसको कहती है कि तू है ना सीधा सीधा चल, सर्कल में मत घूम। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी हमेशा ऑब्जेक्ट को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलाने की होती है। ठीक है ना भाई। अब देखो बच्चों, ये इसका एक्चुअल वेट है जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करता है, दिस इज mg, एंड इफ दिस इज लैम्डा देन दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू लैम्डा।
and the remaining angle is, this is the remaining angle, and that complete must be 180, and this is 180 minus lambda. Now we take apparent weight, ये तो आपके पास है एक्चुअल वेट। अब apparent weight, वेट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वेट की डायरेक्शन तो वर्टिकल डाउनवर्ड होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे मान लिया apparent weight और इसको लिखा mg डैश के बराबर। अब मेरे पास दो वेक्टर हैं जिनका ऑर्डर अपोजिट है, देखो ध्यान से देखो, एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका ऑर्डर क्या है, ऑपोजिट है मेरे पास। अगर ऑर्डर अपोजिट है तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं और रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ का यूज कैसे करेंगे, देखो मान लो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, और डायगोनल कौन है, डायगोनल तो mg डैश है, तो mg डैश क्या करेगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला दोनों वेक्टर का स्क्वायर लो। एक वेक्टर है क्या mg, एक वेक्टर है क्या mr ओमेगा स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर लो, ऐड करो, प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर कौन है mg, दूसरा वेक्टर कौन है mr ओमेगा स्क्वायर, और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है, एंगल 180 माइनस लैम्डा। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास g डैश की जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू आती है g डैश इज इक्वल टू g माइनस r इंटू ओमेगा का स्क्वायर। g डैश की वैल्यू हमारे पास ये आती है। ये वैल्यू हमने निकालने के लिए एक पूरा लेक्चर भी प्रिपेयर किया था, पूरा लेक्चर हमने पढ़ा था, आपको ध्यान भी होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब ये हमसे क्या चाहता है, अब ये कहता है कि इक्वेटर पे तो एंगल आपका जीरो होता है, क्योंकि कॉस वाली टर्म भी आएगी, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एट इक्वेटर, ठीक है, एट इक्वेटर। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू 1 मैंने लिखी नहीं, मेंशन नहीं करी, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया कि g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, लिख दिया। अब क्या चाहता है ये, अब ये मुझसे चाहता है कि g डैश क्या होना चाहिए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, लिख रखा है इसमें, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इक्वल टू 0। इफेक्टिव एक्सेलरेशन कौन है, g डैश, g डैश क्या हो गया, जीरो, तो जीरो होते ही g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मेरे पास g इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय r। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो ओमेगा निकालना है ना, ओमेगा निकालना है, तो ये क्या हुआ, रूट जी बाय आर, रूट जी बाय आर, ठीक है, रूट जी बाय आर। अब g की वैल्यू है ना हमारे पास, g की वैल्यू है कितनी 9.8, और r की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶, और इसका अंडर रूट दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। अब देखो दोबारा से, ये तो थी पूरी राम कहानी इसके पीछे की, अब मैं बताता हूं आपको सिंपल सी भाषा में, ठीक है, क्लियर कर दूं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, उसके बाद मैं क्लियर करने जा रहा हूं। हाँ जी, देखो भी बच्चों, अब इसकी स्टेटमेंट को पढ़ो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स एंगुलर मोमेंटम, angular momentum of rotation of earth would be इतना रेडियन पर सेकेंड in order to make the effective acceleration due to gravity at equator as equal to 0। इसका जो हमने रिलेशन पढ़ रखा है वो रिलेशन है कि अगर हम रोटेशन के साथ जुड़ी हुई कोई भी बात करते हैं, अगर हम रोटेशन के साथ जुड़ी हुई कोई भी बात कर रहे हैं, मान लो ये हमारे पास वो स्फीयर है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, और वो स्फीयर कौन है हमारे पास, अर्थ है, ठीक है ना, वो स्फीयर कौन है हमारे पास, अर्थ है, ठीक है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर के बराबर, ठीक है, ये आर के बराबर उसका रेडियस है, यहाँ सारा का सारा मास कंसंट्रेट है उसका, ये ओ सेंटर है। तो अगर आप रोटेशन की बात करते हो तो रोटेशन में आपके पास g की जो वैल्यू आती है, यानी कि g डैश की जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू आती है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या लैम्डा, लैम्डा इज द एंगल ऑफ लैटिट्यूड,
और इक्वेटर की बात करिए तो इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इक्वेटर पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 होता है, तो जी डैश आपके पास आ चुका है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कहा गया कि जी डैश को 0 कर दो, तो ये 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर, और ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई आर। ये आपके पास वैल्यू बन गई बच्चों। अब जी की वैल्यू भी है आपके पास और आर की वैल्यू भी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8, ये 6.4 इंटू 10⁶। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करें तो इसको 10 ले लो, तो ये ऊपर आ गया 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 6.4, यानी कि मैं अगर इसको कहूं कि ये आ गया आपके पास 1/√64, और 10 की पावर कितना -3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, क्या -3, 10 की पावर -3, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने। 10 की पावर 4, 10 की पावर -2 आएगा ये। ठीक है, -4 हो जाएगा। न्यूमेरिकली आप सोल्व कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास बच जाएगा 1/8 के लगभग, है ना, 1/10⁻², तो 10 1.24 इंटू 10⁻³ ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे फिल करने के लिए वैल्यू आ गई हमारे पास 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू। अब देखो बच्चों, ये तो था इजी से इजी न्यूमेरिकल, जिसके साथ आप बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर सकते थे, बहुत इजीली आप डील कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल जितने भी मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं वो सारे के सारे आईआईटी में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल है नहीं है जो आईआईटी में नहीं आया हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये 1984 में आया था, बताओ, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। 1984 का न्यूमेरिकल था आईआईटी का मेंस का। ठीक है ना, बताओ 1984 का न्यूमेरिकल, है ना। चलो, अब मैं आपको कुछ एक सिंपल न्यूमेरिकल भी देता हूं जिनको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है ना, आप बड़े उदास हो चुके होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर ये देखो, ये कोई बात होती है। ठीक है, आपने हमें इतने तगड़े तगड़े न्यूमेरिकलों में उलझा दिया है। चलो, आपको बहुत इजी सा न्यूमेरिकल देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। सभी बच्चे सॉल्व करके दिखाएंगे इसको। ये लो जी, आज की वर्कशीट का पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने बैठा है। देखो जी, a stone is released from the top of a tower, 19.6 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अरे यार, कितने बच्चे सॉल्व कर देंगे इसे? फटाफट से सॉल्व करो बच्चों। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। फटाफट से सॉल्व करेंगे हर सभी बच्चे। 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। A stone is released from the top of a tower of height 19.6 centimeter. Calculate its final velocity just before touching the ground. कितने बच्चे आंसर भेजेंगे मुझे? फटाफट से आंसर भेज दो। अरे, आ भी गया 19.6, 19.6। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन है 136? हरमनप्रीत सिंह। गलत कर दिया बेटा तुमने आंसर। रोमिका, अरे सभी बच्चों ने कर दिया इसको। बताओ, ऐसे न्यूमेरिकल चाहिए इन बच्चों को, इतने इजी न्यूमेरिकल चाहिए, तब ये बड़े खुश हो जाते हैं। देखो कितने खुश हो गए। ठीक है, देखो भाई,
अरे बताओ भाई, देखो यार ये तो बिल्कुल इजी था। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। यहाँ पे आपको क्या करना होता है बताओ। यहाँ पे जस्ट आपको दिया है इनिशियल वेलोसिटी, इस सिचुएशन में आपकी 0 रहती है। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। हाइट आपको दे रखी है, दैट इज 19.6 मीटर। थर्ड इक्वेशन लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लगा लोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से v स्क्वायर माइनस यू तो 0 है, 2a, a आपका g के बराबर होगा, s आपका कितना है 19.6 है। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, दिस इज v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजी था आपके लिए इसे कैलकुलेट करना, बहुत ही काफी ज्यादा इजी था, है ना। बहुत इजीली आपने सॉल्व कर दिया और 1 मिनट भी नहीं लगाने दी, बताओ आप लोगों ने। ठीक है, सभी बच्चों ने मेरे को आंसर भेज दिया लगभग। खुशदीप का भी आंसर आ गया। अमरवीर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। अच्छा जी, ठीक है जी, कर दिया हमने अप्लाई। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। काफी इजी था ये, तो हमने इसको ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं लेना हमने। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकंड पे आ जाओ भाई। अब सेकंड भी ऐसा ही है, ठीक है। सेकंड को मेरे ख्याल से आप 1 मिनट भी नहीं लगने दोगे। सेकंड क्या कहता है, सेकंड की भी बात सुन लो। सेकंड कहता है इस, देखो, स्टोन is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Take g is equal to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and total distance covered by the stone? ठीक है, दोबारा से सुन लो इसकी स्टेटमेंट। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Take g is equal to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and total distance covered by the stone? ये हमारे पास है न्यूमेरिकल। तो कितने बच्चे आंसर करेंगे, मुझे फटाफट आंसर करो। मैं इसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छी बात भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, अच्छा आंसर आने भी लग गए। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, ये तो मुझे पहले ही पता था अमरवीर। अच्छा, डिस्टेंस 160 कर दिया आपने, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा 160, h इज इक्वल टू 2, 160 डिस्प्लेसमेंट 0। अरे बड़े बच्चे तेज हैं भाई, बहुत तेज बच्चे हैं। आंशिका शर्मा डिस्प्लेसमेंट 0 बता दिया, ठीक है। हरकमल प्रीत सिंह बड़ा चालाक है, डिस्टेंस निकाला नहीं, डिस्प्लेसमेंट पहले ही भेज दिया मेरे पास है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे गुड गुड, ऐसे सम तो आप मेरे ख्याल से बहुत फटाफट कर देते हो ना। चलो बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात मान ली मैंने, आपकी बात कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा सम था, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसकी जगह लिख दो 2gs। हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 40, है ना। 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, g की वैल्यू 10 ले ली, s हमने निकालना है, तो s हमारे पास रहा, माइनस लेंगे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी s इज इक्वल टू, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 20 4 4 60, यानी कि 80 मीटर आएगा आपके पास। तो डिस्टेंस कितना रहेगा, एक बार ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, तो डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ 80, दिस इज 160 मीटर, ये मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जहां से गया है वही वापस आ चुका है मेरे भाई, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो चुका है 0, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है।
ठीक है जी, ये आपके पास फाइनल आंसर बन चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, और नेक्स्ट सम हमसे क्या पूछ रहा है, चलो बातें करते हैं उसके साथ। ये तो कुछ नहीं, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन गिवन दैट मास ऑफ अर्थ इज दिस, अब मास ऑफ सन इज दिस। ठीक है, ठीक है भाई, ये इसको सॉल्व नहीं करते, फोर्थ पे आ जाते हैं। ठीक है, और फोर्थ के साथ डील करते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है हमें, देखो उसकी बातें सुनते हैं। फोर्थ कहता है कि a stone is allowed to fall from the top of a tower 100-meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. फटाफट से सॉल्व करो भाई बच्चों, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या रहेगा। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए मुझे बताओ। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा, ठीक है, जिस बात को सुन के आप हैरान हो जाओगे। देखो, हाँ जी, आप में से बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं भी स्टार्ट हो जाता हूं साथ साथ। हाँ जी, अमनप्रीत कौर, बोलो बेटा, मैसेज करो। द स्टोन विल मीट एट हाइट 20 मीटर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंसर इज राइट। टाइम आफ्टर 4 सेकेंड। बड़े बड़े तेज बच्चे हैं भाई। अब मैं आपको बताता हूं एक वो वाली बात, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हो रहा था, फिर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिस बात को सुन के आप कहोगे अरे यार, हैं, ये मान लो आप पूरी हाइट, ये वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं जहां पे वो मिलते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया, हमें इसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर, 100 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, और हम मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ऊपर वाले ने, तो ये बाकी जो बचा है वो है हमारे पास 100 माइनस एक्स। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका। ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने 25 मीटर पर सेकेंड रखी है, और यहाँ पे जो स्टोन था उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने रखी है 0। ठीक है ना, और हम मीटिंग वाला पॉइंट मान लेते हैं, कौन सा, ए मान लेते हैं हम मीटिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके साथ कैसे आप डील करोगे। अब हम मानते हैं पहले अपर के लिए, अपर ऊपर वाला स्टोन जो है, अपर स्टोन के लिए हम काम करते हैं। अपर स्टोन के लिए कैसे काम करते हैं, देखो बच्चों, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी ऑफ कोर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x के बराबर, u उसकी 0 है, तो आपके पास बचा हाफ a g के बराबर होगा, x इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो g की वैल्यू है आपके पास 10 ले लिया आपने, और टी स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू आपके पास बना 5 टी स्क्वायर से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो लोअर स्टोन के लिए, देखो लोअर स्टोन के लिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं। अब लोअर स्टोन के लिए, लोअर स्टोन के लिए मैं क्या करता हूं, देखो बच्चों, मैंने इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, तो फिर आपके पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s आपका कितना है 100 माइनस एक्स, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 25, टाइम हमारे पास है नहीं, माइनस हाफ ए हमारा जी के इक्वल है, ए इज इक्वल टू माइनस जी है, और टी स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास आ गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 टी माइनस हाफ
जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो इसको इसको ना इसको भाई रबड़ लाना पड़ेगा मुझे, है ना। और इसको देखो 25 माइनस 5t² जी की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है भाई। 5t² किसके बराबर है, x के बराबर है। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस 5t² x के बराबर है। तो फिर मेरा हो गया जी, इसको 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 25t, यही आ गया मेरे पास, ठीक है ना। या इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने में अच्छा रहेगा, ऐड कर दो इसको, इसको ना रब करके इसके साथ ऐड कर दो इक्वेशन 2 के साथ, क्योंकि ऐड करोगे ना तब तब आपके पास आ जाएगा 25t इज इक्वल टू 100 ही बचेगा केवल। तो t इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 4 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड में x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर 16, तो 16 5 जा 90, यही होता है क्या। 80, सॉरी 16 5 जा 80, 80 मीटर पे मिल जाएंगे वो, हैं, यही रहेगा क्या, 80 मीटर। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 80 मीटर। तो ये था आपके पास फाइनल आंसर, बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए, और आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।